a warm welcome to the class. Namaste, आदाब, सत श्री अकाल. कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप दिस प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट इज़ गोइंग ऑन इन फुल स्विंग. तो दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी के इस सीरीज़ में हम आज एक ऐसे इज़्म को समझने जा रहे हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है. और वो इज़्म क्या है आप सबको पता है. जिसको लेकर कंफ्यूजन रहती है, एंड द वर्ड इज़ कंजर्वेटिज्म. व्हाट? कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद. रूढ़िवाद. ओके, अब जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आती है कि ये तो बदलाव के खिलाफ होते हैं, ये पुरानी सोच वाले लोग हैं, राइट. बट वेट, एग्जाम क्लियर करना है तो हमें इसके कोर कंसेप्ट को, इसकी आत्मा को पकड़ के रखना होगा. सो लेट्स डीप डाइव इन. सो व्हाट एग्जैक्टली कंजर्वेटिज्म इज? कंजर्वेटिज्म एग्जैक्टली क्या है, इसका कोर मीनिंग पहले हम समझते हैं. तो देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, कंजर्व. कंजर्व. ओके. सो कंजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना. या हम कह सकते हैं प्रिजर्व करना और संरक्षण करना. तो कंजर्वेटिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि जो चीज़ें सोसाइटी में लंबे समय से चली आ रही हैं, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए. ठीक है. आइडिया ऑफ कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग. ध्यान से समझना. आई नो ये लेक्चर मैंने जो है अच्छी पीपीटी एडिटिंग के साथ नहीं बनाया है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इस कंसेप्ट को समझना है, ना कि बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और ये सब ऐड करना. तो ये अपना एम नहीं है, अपना एम एग्ज़ाम को क्लियर करना है. तो वीडियो कितने भी सिंपल हो, आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए. वीडियो के चकाचौंध पे ध्यान नहीं देना है. अब ये चीज़ें क्या है वो मैं बता रही थी. ये है हमारे ट्रेडिशन, मतलब हमारी परंपराएं, हमारे की इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, रिलीजियन, गवर्नमेंट, और हमारी शेयर्ड वैल्यूज़. शेयर्ड वैल्यूज़ मतलब हमारे साझे मूल्य, जो भी हमारे मूल्य हैं वो. सो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. मान लीजिए आपके परिवार का एक 100 साल पुराना घर है, आपके दादाजी ने बनवाया था. उस घर से आपकी यादें जुड़ी है. उसने सदियों से आपके परिवार को धूप बारिश से बचाया है. अब एक दिन कोई आकर कहता है, यार ये घर तोड़कर यहाँ एक शीशा की एक बहुत बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग बना देते हैं, बिल्कुल नया और रेडिकल चेंज. अब आप क्या कहोगे? शायद आप ये कहोगे कि नहीं भाई, इस घर की नींव बहुत मजबूत है, इसमें थोड़े बदलाव कर सकते हैं, एक नया कमरा जोड़ सकते हैं, रंग पेंट कर सकते हैं, बट इसका पूरा तोड़ना ठीक नहीं है, बिकॉज इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. तो बस यही सोच है ना, यही सोच कंजर्वेटिज्म की सोच कहती है. यही है कि ये कंजर्वेटिज्म का मेन मतलब. कंजर्वेटिज्म सोसाइटी को उस 100 साल पुराने घर की तरह देखते हैं. वो कहते हैं कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है. क्या है? बहुत ज़्यादा डेलिकेट है. सोसाइटी बहुत नाजुक है. हमारे ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन इसकी नींव है. अगर हमने जल्दबाजी में रेडिकल चेंज लाने की कोशिश की, तो हो सकता है पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाए. बिल्कुल चाओस, पूरी तरीके से चाओस फैल जाए, एनार्की फैल जाए. इसीलिए कंजर्वेटिज्म हम हमेशा रैपिड चेंज यानी अ, तेज़ी से होने वाले बदलाव को लेकर थोड़ा सतर्क रहता है. थोड़ा वो सतर्क रहता है. ठीक है. तो उसका ऐसा मानना है कि बदलाव अगर हो भी, तो धीरे धीरे होना चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए. एकदम से झटके से बदलाव होना सही नहीं है. सो द की टेक अवेज फॉर योर एग्जाम इज कंजर्वेटिज्म इज अबाउट प्रिजर्विंग टाइम, प्रिजर्विंग टाइम and test tradition, institution, and having a spectacle attitude toward the sudden radical change. सिंपल है बिल्कुल. आई होप ये बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गई होगी. अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके कोर आइडियाज़ को और ज़्यादा डिटेल में समझने की जो है हम कोशिश करेंगे. ओके.
तो द बेसिक आइडिया ऑफ प्रिजर्विंग इज क्लियर, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, और वो है बिटवीन कंजर्वेटिज्म एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड द वे वी यूज द वर्ड कंजर्वेटिव इन आर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो कैसे, सोच कर देखिए। अ, हम आम बोलचाल में कंजर्वेटिव किसको कहते हैं? शायद उस इंसान को जो बहुत सिंपल ट्रेडिशनल लाइफ जीता है, या कोई नए फैशन ट्राई करने से हिचकिचाता है, या वो अंकल जो कहते हैं बेटा एफडी में ही पैसा लगाओ, शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, राइट? इन सब में एक कॉमन चीज़ है, अ कॉशियस अप्रोच एंड अ लव फॉर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है। ये जो नोट्स में है मैं वही समझा रही हूँ, मेरे मन से कुछ नहीं समझा रही हूँ, बस आप सुनते चलिए, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अ कॉशियस अप्रोच एंड द लव फॉर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग, बट जब हम पॉलिटिकल साइंस में कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा स्पेसिफिक और डीप डाइव है। इट्स नॉट जस्ट अ पर्सनल हैबिट, इट्स अ फुल फ्लेज्ड आइडियोलॉजी। इट्स अ फुल फ्लेज्ड आइडियोलॉजी माय फ्रेंड्स। और ये आइडियोलॉजी पैदा कैसे हुई? दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, इमेजिन द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ था, ध्यान से सुनना। राजा को फांसी दी जा रही है, सदियों पुराने इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की एंड द चर्च को एक झटके में उखाड़ के फेंका जा रहा है, लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी के नाम पर वायलेंस हो रही है सब जगह, एक टोटल अपहील, उथल पुथल का मौका है वहाँ पे। तो इसी चाओस और डिसरप्शन को देखकर कुछ थिंकर्स ने सोचा, हे वेट अ सेकेंड, ये जो हम कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्या इससे बेहतर सोसाइटी बनेगी? क्या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? दिस इज what the moment conservatism as a political ideology was born. It was a reaction. A reaction against what? Against the chaos of revolution and the destructive forces of rapid modernization. For what? For rapid modernization. So, for your exam, please remember political conservatism is not just about being cautious. It is distinct ideology and emerged historically to argue against sudden and violent change, advocating for preservation of stable social order. ये एक पर्सनल ट्रेट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पोजीशन है जिसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। ओके, तो सी द डिफरेंस, एक है पर्सनल नेचर और दूसरा है पूरा पॉलिटिकल दर्शन, फिलोसॉफी। ठीक है, इस पे आप जो है डिफरेंस को समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। सो ग्रेट, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड इट्स ओरिजिन स्टोरी, सो वी आर इन मच बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट्स कोर आइडियाज ऑल्सो। तो की कंसेप्ट इन कंजर्वेटिज्म, थॉट। ओके, सो दोस्तों, अब जब हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया है, चलिए अब एक बार कंजर्वेटिज्म के कोर पिलर्स, वो फंडामेंटल आइडियाज देखते हैं जिन पर ये पूरी आइडियोलॉजी टिकी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला हम देखते हैं ट्रेडिशन। ध्यान से देखना, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पिलर है ट्रेडिशन। देखो, कंजर्वेटिव्स मानते हैं कि जो हमारी परंपराएं, कस्टम्स और रीति रिवाज हैं वो एवे ही नहीं है। दे आर एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ द पास्ट। दे आर एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ द पास्ट जनरेशन, यानी पिछली कई पीढ़ियों का निचोड़ उनका ज्ञान और उनका अनुभव है। ठीक है, उसके बाद इसको पहले वाले पॉइंट को मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इसको ऐसे सोचो तुम, जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम दादी माँ के नुस्खे ट्राई करते हैं ना, हल्दी वाला दूध, अदरक की चाय, क्यों? क्योंकि हमें उस पर भरोसा है, वो टाइम टेस्टेड है। क्या है? टाइम टेस्टेड है।
टाइम टेस्टेड, जो कि कंजर्वेटिज्म कहता है वो टाइम टेस्टेड है। कई जनरेशन ने उसका फ़ायदा उठाया है। कंजर्वेटिज्म के लिए सोसाइटी के ट्रेडिशन बिल्कुल उन दादी माँ के नुस्खे जैसे हैं। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसीलिए इन्हें प्रिजर्व करना, इनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब देखो, आ जाओ सोशल ड्यूटीज़ पे। सोशल ड्यूटीज़ दूसरा पिलर है। सोशल ड्यूटी दोस्तों, जहाँ लिबरलिज्म जैसे आइडियोलॉजी, इंडिविजुअल राइट्स मतलब जिसे हम मेरे अधिकार कहते हैं, मेरे अधिकार पर फोकस करती है। वहीं कंजर्वेटिज्म इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस, मेरी जिम्मेदारी पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? मेरी जिम्मेदारी पर। ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी पर जोर देती है। अब उस उनका मानना है कि हम एक इंडिविजुअल नहीं है, हम एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और उस सोसाइटी के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। जैसे एक परिवार में हर मेंबर की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही सोसाइटी में हर इंडिविजुअल की दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है। इट्स एम्फेसाइज वी ओवर आई। ये किसको एम्फेसाइज कर रहा है? वी ओवर आई। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ, थर्ड पॉइंट है आपका हेरार्की एंड अथॉरिटी। अब आते हैं एक थोड़े कंट्रोवर्शियल बट इम्पोर्टेंट आइडिया पर, और वो है हेरार्की एंड अथॉरिटी। पहले इसका हिंदी मतलब आप देखना। हेरार्की मतलब होता है पदानुक्रम। मैं लिख देती हूँ, पदानुक्रम। और अथॉरिटी का मतलब होता है सत्ता। ठीक है। सो हायरार्की एंड अथॉरिटी, कंजर्वेटिव्स मानते हैं कि सोसाइटी नेचुरली हायरार्किकल होती है, यानी उसमें एक स्ट्रक्चर, एक ऊंच नीच का कर्म होता है, एक क्रम होता है। सब लोग इक्वल रोल्स प्ले नहीं करते। उनके अनुसार एक स्टेबल सोसाइटी के लिए क्लियर लीडरशिप और अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सबका एक रोल है, एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, तभी स्कूल ठीक से चलता है ना। अगर सब बराबर हो जाएंगे तो एनार्की हो जाएगी, चाओस हो जाएगा। सो फॉर देम हेरार्की इज नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बट अबाउट सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। Hierarchy, accepting that structured society with clear leadership and authority is natural and necessary for stability. ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आता है, और वो आइडिया है, सारे मिथ तोड़ देता है कि कंजर्वेटिव्स बदलाव के एकदम खिलाफ होते हैं। ये प्रिंसिपल कहलाता है चेंज टू कंजर्व। चेंज टू कंजर्व, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कभी कभी सिस्टम को बचाने के लिए उसमें छोटे मोटे बदलाव करने बहुत ज़रूरी हैं। देखो, आप सब ने प्रेशर कुकर देखा है, उसके ऊपर एक छोटी सी सेफ्टी सेफ्टी वॉल्व होती है। जब अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वो वाल्व थोड़ी सी स्टीम बाहर निकाल देता है। ऐसा क्यों? अरे भाई, ताकि पूरा कुकर है वो मतलब ना फटे। वो सेफ्टी जो जो सेफ्टी वॉल्व है, चेंज टू कंजर्व है। क्या है? चेंज टू कंजर्व। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से समझना। कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि सोसाइटी में जब प्रेशर बढ़ने लगे, जब लगे कि रेवोल्यूशन हो सकता है, तो बेहतर है कि हम खुद ही तोड़ें, और हम खुद ही थोड़े से प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स मतलब थोड़े से सुधार कर दें, ताकि पूरी जो सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाए। इट्स लाइक अ स्मॉल रिपेयर टू प्रिवेंट अ टोटल ब्रेकडाउन। ठीक है। So they are not against changes. They are against sudden violent revolutionary change. They prefer show gradual and calculated reforms. So the four pillars are, मैं यहाँ लिखती हूँ, the four pillars are tradition मतलब दादी माँ के नुस्खे, दूसरे हैं सोशल ड्यूटी मतलब वी ओवर आई, थर्ड है
हायरार्की मतलब सबके अपने रूल्स, और फोर्थ है इम्पोर्टेंट वाला, चेंज टू कंजर्व, मतलब प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व वाला एक मेरा एक एग्जांपल ध्यान रखना। आई बेट अब आप इन कंसेप्ट को कभी नहीं भूलोगे अगर आपने ध्यान से मेरी एक एक बात सुनी होगी तो। मैंने इतना क्लियरली इस पॉइंट को आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। सो ग्रेट, आई होप द फोर पिलर्स आर क्रिस्टल क्लियर। अब जब हमने इनके कोर पिलर्स को समझ ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि ये आइडियाज़ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था और नेशन मतलब राष्ट्र के बारे में क्या कहते हैं। तो इस पैराग्राफ को भी थोड़ा ध्यान से देखो, व्यूज ऑन इकोनॉमी एंड नेशन। ओके, तो जब बात आती है इकोनॉमी की तो कंजर्वेटिज्म आमतौर पर फ्री मार्केट प्रिंसिपल का सपोर्ट करता है। किसका सपोर्ट करता है? फ्री मार्केट प्रिंसिपल का सपोर्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सीधा सा मतलब है, यानी सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस के लिए माहौल को बनाना है। कंजर्वेटिव्स का मानना है कि मार्केट को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। क्या मानना है? कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ दो मार्केट को। वो ऐसा मानते हैं कंजर्वेटिज्म। गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स लगाना चाहिए, कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। बिजनेस में बेवजह दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि जब इंडिविजुअल्स अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो इससे सोसाइटी का भला अपने आप हो जाता है। एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू एडम स्मिथ्स आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड, आई थिंक। ये बिल्कुल जो एडम स्मिथ का आइडिया है ना, इनविजिबल हैंड वाला, उससे सिमिलर है ये बात बिल्कुल। तो कंजर्वेटिज्म वाला जो व्यूज़ है, व्यूज़ ऑन इकोनॉमी एंड नेशन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो, अब आते हैं नेशन पर। इकोनॉमी वाली बात मैंने आपको बता दी, अब नेशन वाली बात समझो, ये वाली। देखो, इकोनॉमी के आज़ाद ख्याल से बिल्कुल अलग है। जब बात देश की आती है तो कंजर्वेटिव्स एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, शक्तिशाली राज्य के पक्ष में होते हैं। वो नेशनलिज्म पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उनके लिए एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, एक जो है साझी संस्कृति और देशभक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस नेशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो कंजर्वेटिव, लेकिन वेट, जस्ट अ मिनट, क्या आपको यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक बिल्कुल विरोध, एक विरोधाभास पैराडॉक्स दिख रहा है आपको इस पॉइंट के अंदर? देखो, एक तरफ वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नेशन और ऑर्डर के लिए स्टेट स्ट्रांग होना चाहिए। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये एग्जाम के लिए एक गोल्ड माइन है, इसको ध्यान से समझना। और इसको समझाने के लिए, समझने के लिए एक क्रिकेट मैच के एम्पायर का एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। एक एम्पायर का काम क्या है? क्या एम्पायर खुद बैटिंग या बॉलिंग करता है? नहीं, वो खेल में इंटरफेयर नहीं करता। प्लेयर्स को आज़ादी है कि वो कैसे भी खेले। दिस इज लिमिटेड गवर्नमेंट इन इकोनॉमी। ये इकोनॉमी वाली बात बता रही हूँ कि भाई प्लेयर्स को आज़ादी है वो कैसे भी खेले। लेकिन क्या एम्पायर वीक होता है? बिल्कुल नहीं। एम्पायर के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है रूल्स को लागू करने की। अगर कोई प्लेयर आउट है तो उसे आउट देना, डिसिप्लिन बनाए रखना, ये एम्पायर का काम है। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो बस यही कंजर्वेटिव का व्यू है इकोनॉमी में। स्टेट का एक एम्पायर की तरह काम करना, स्टेट एक एम्पायर की तरह लीज फायर, ये मैं पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे, आपने ये सुना होगा पहले।
लजीज फेयर यानी लिव इट अलोन, इसका मतलब क्या है? लिव इट अलोन। लेकिन सोसाइटी में ऑर्डर, सिक्योरिटी और नेशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए वही स्टेट बहुत ही अथॉरिटेटिव और स्ट्रॉन्ग है। सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट्स अ डुअल रोल, लिमिटेड गवर्नमेंट फॉर मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट फॉर नेशन इज इम्पोर्टेंट। आई होप यहाँ तक आपको जो है पूरी बात समझ आई होगी। ओके। सो तो ये जो डुअल रोल का स्टेट का इकोनॉमी में, एम्पायर और सोसाइटी में गार्डियन, ये सोच आती कहाँ से है? ये आती है उनके एक बहुत ही फंडामेंटल कंजर्वेटिव माइंडसेट से। कहाँ से आती है? एक बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट से आती है। ध्यान से समझना, समझिएगा कि कंजर्वेटिज्म सिर्फ कुछ पॉलिसीज को सेट नहीं करती और कुछ पॉलिसीज का सेट नहीं है ये, बल्कि ये एक एटीट्यूड है। क्या है? ये एक एटीट्यूड है, और कह सकते हैं कि ये एक माइंड सेट है। ये एक सोचने का नज़रिया है। ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी किताबी बातों और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज पर विश्वास नहीं करते। उन्हें हम कागज़ पर एक परफेक्ट दुनिया बना देंगे वाली बातें पसंद नहीं आती है। ठीक है, ये वो लोग नहीं हैं। तो फिर वो विश्वास किस पर करते हैं? वो विश्वास करते हैं तीन चीज़ों पर। तीन चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं। देखो, इमेजिन कि एक तरफ एक पर्सन है जिसके पास एक कुक बुक फॉर परफेक्ट सोसाइटी है। वो कहता है बस इस रेसिपी को फॉलो करो और सब ठीक हो जाएगा। ये है एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। बट दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस्ड शेफ है। वो नई वो शेफ नई नई रेसिपी बुक पर नहीं, बल्कि सिर्फ तीन चीज़ों पर भरोसा करता है। और वो तीन चीज़ें क्या है? पहली है प्रेगमेंटिज्म। प्रेगमेटिज्म का मतलब व्यवहारिकता। क्या मतलब है इसका? व्यवहारिकता। अब इसको समझो। शेफ उस तरीके से खाना बनाता है जो काम करता है, व्हाट वर्क्स। वो जानता है कि कौन से मसाले आग जल्दी पकड़ते हैं, कौन सी सब्जी कितना टाइम लेती है। ही इज प्रैक्टिकल। कंजर्वेटिव्स बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, ना कि इमेजिनरी ना कि इमेजिनरी यूटोपियाज पर। तो प्रेगमेटिज्म मतलब फोकसिंग ऑन व्हाट वर्क इन प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। दूसरी क्या चीज़ है? वो है ट्रेडिशन, मतलब परंपरा। परंपरा। देखो, शेफ उन टेक्निक्स पर भरोसा करता है जो सदियों से चली आ रही है। टाइम टेस्टेड विजडम है। धीमी आंच पर पकाना या पहले तेल गरम करना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेक्निक्स बार बार सफल साबित हुई हैं। कंजर्वेटिव्स के लिए ट्रेडिशन वही टाइम टेस्टेड रेसिपी है। तो ट्रेडिशन मतलब ट्रस्टिंग इन टाइम टेस्टिंग विजडम ऑफ द पास्ट। थर्ड क्या है? हिस्ट्री, मतलब इतिहास। शेफ को अपने पिछले अनुभव, मतलब अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से पता है कि क्या गलती करने से डिश खराब हो जाती है। वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है। लाइकवाइज कंजर्वेटिज्म हिस्ट्री को एक गाइड की तरह देखते हैं, टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक एंड सक्सेस। तो लर्निंग फ्रॉम लेसन्स ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। तो कंजर्वेटिज्म माइंडसेट क्या है? इट इज़ द माइंडसेट ऑफ एक्सपीरियंस्ड शेफ, नॉट दी कुक बुक थ्योरिस्ट। तो मैंने एक शेफ के एग्जाम्पल से आपको जो ये तीन पॉइंट से समझाए होंगे, अगर आपने ध्यान से सुने हैं, समझे हैं, तो आपको क्लियर हुए होंगे। उसके बाद देखो, पूरी फिलोसॉफी को, अब इस पूरी फिलोसॉफी को, इस माइंडसेट को अलग अलग समय पर बहुत से महान थिंकर्स ने शेप किया। एग्जाम के लिए खासकर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए इनके नाम आपके टिप्स पर होने चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंशियल कंजर्वेटिव थिंकर्स। देखो, सबसे पहले आते हैं एडमंड बुर्के, जिन्हें फादर ऑफ
मॉडर्न कंजर्वेटिज्म भी कहा जाता है। इनका नाम तो आपको भूलना ही नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्रिटिक के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये इनका नाम जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवर्ड, इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। अब उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नाम है, जोसेफ डे मास्ट्री, मिकैल मिकेल। अब इन्होंने ही कंजर्वेटिज्म को एक डिपोजिशन या एटीट्यूड कहा था, तो ये नाम भी ध्यान रखना, मिकेल वाला। उसके बाद फेडरिक हैयाक है, रॉबर्ट नॉइजिक है। रॉबर्ट नॉइजिक जो है ना, रॉबर्ट नॉइजिक, ये दोनों न्यू राइट से जुड़े हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद रोजर है, चार्ल्स मुर्रे हैं, रोजर हैं। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर, ये मार्गरेट, प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इन आइडियाज़ को पॉलिटिक्स में इम्प्लीमेंट किया था। तो इन सब नामों को देखकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हम जब थिंकर्स वाली सीरीज करेंगे तो इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इन नामों से बस एक पहचान बना लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आई होगी और क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों, आज हमने कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद को एक नई नज़रिए से देखा। हमने उस 100 साल पुराने घर के एग्जाम्पल से इसकी कंजर्व करने की फिलॉसफी को समझा, और प्रेशर कुकर की सेफ्टी वॉल्व से चेंज टू कंजर्व के प्रैक्टिकल आइडिया को भी हमने डिकोड किया है। तो हमने जाना कि ये सिर्फ एक पर्सनल हैबिट नहीं है, बल्कि एक पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसका जन्म फ्रेंच रेवोल्यूशन को चाओस का रिएक्शन में हुआ था। हमने इसके कोर पिलर्स पढ़े, ट्रेडिशन, सोशल ड्यूटी, हायरार्की, प्रेगमेटिज्म, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। और हाँ, इकोनॉमी में एम्पायर और नेशन के लिए गार्डियन वाले इसके डुअल रोल को भी अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो फाइनली हमने उसके बाद एडमंड बुर्के से लेकर मार्गरेट तक इसके इम्पोर्टेंट थिंकर्स से भी जान पहचान की। तो याद रखना, यूजीसी नेट एग्जाम में किसी भी इज्म को ब्लैक एंड वाइट में देखने से कम जो है काम नहीं चलेगा। आपको उसके कोर लॉजिक, उसके हिस्टोरिकल कंटेस्ट को समझना होगा। आई होप इस लेक्चर के बाद कंजर्वेटिज्म आपके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक कंसेप्ट है जिसे आप कॉन्फिडेंटली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो तैयारी कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास मिस ना कर सको। आपके जो भी डाउट्स हैं या फीडबैक है, नीचे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। अगली क्लास में मिलेंगे इसके लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।